हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि क्लास 11th का है। नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का नाम सुनते ही लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं। क्यों? इतना हार्ड चैप्टर है, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स और इतने सारे नाम और इतनी कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस दे रखी है, तो सब लोग जो है उनके ब्रेन में क्या हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, हम लोग जो है वो इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो भी टर्मिनोलॉजी है वो अपने साथ साथ में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके साथ जो पीवाईक्यूज हैं, जैसे कि पिछले ईयर में इस जगह से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं प्लांट किंगडम की। सुनिए, अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम की, और इसी के साथ एक दूसरा किंगडम आता है एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम वो थे जिनके अंदर सारे के सारे एनिमल्स रखे गए थे। प्लांट किंगडम वो है जिनके अंदर सारे के सारे प्लांट्स रखे गए हैं। प्लांट्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर्स ये होते हैं कि भैया प्लांट्स ग्रीन होते हैं। दूसरा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली मोटाइल नहीं होते, चलते नहीं है, जमीन पर रहते हैं। एल्गीज जो होती है वो चल सकती हैं, वो बात अलग है। कुछ एक एल्गीज जो होती है उनके अंदर जिनमें फ्लैजिला होते हैं वो चल सकती है, अदरवाइज प्लांट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम के अंदर और कौन कौन से डिविजन्स आते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि 5 तरह के डिविजन्स होते हैं, यानी किंगडम के नीचे डिविजन्स आते हैं, है ना। जब फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमने, कौन? एल्गीज, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 5 तरह के प्लांट्स हैं। 5 तरह के प्लांट्स में सबसे लेस एडवांस जो प्लांट है, जो सबसे शुरू में बना होगा अर्थ पे, ऐसा मानते हैं, वो होती है एल्गीज। और जो सबसे एंड में और जो सबसे एडवांस प्लांट्स आज हम देखते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म, जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यहां हम मेनली बात करेंगे इन 5 डिविजन्स के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में, इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, उससे पहले अगर मैं बात करूं आज के जो 5 तरह के जो प्लांट्स हैं, उससे पहले अलग 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 साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से प्लांट को क्या किया, क्लासिफाई किया, यानी उनके ग्रुप्स बनाए। पहले हम ये बात भी करेंगे कि किस तरह के क्लासिफिकेशंस पहले दिए गए थे, आज कैसे क्लासिफिकेशंस चलते हैं, उन सबको लेके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम और उनके अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशंस। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, वी लुक्ड एट द बोर्ड क्लासेस in living organisms under the system proposed by the Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification। तो आर.एच. व्हिटेकर साहब जो थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिनमें उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को क्या किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी 5 किंगडम्स बनाए थे। दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड द प्लांटी, ये सारे थे। ठीक है, द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर द टाइम। प्लांट किंगडम जो है उसमें टाइम टू टाइम बदलाव आए हैं। ठीक है, फंगी एंड द मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग द सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट किंगडम। ठीक है, थ्रू द अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। देखो, आपको याद है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि लिनियस ने दिया था, उस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल वॉल की प्रेजेंस के बेस पर बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंगस को एक साथ रख दिया गया था, क्योंकि उनका कॉमन फीचर था कि उन तीनों में क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है। और कुछ प्रोटिस्टा को भी रखा गया था उनमें, जिनके अंदर सेल वॉल थी। लेकिन आज ये सब अलग कर दिए गए हैं, है ना। आज फंगस जो है वो अलग कर दिया गया है। ठीक है, मोनेरा के कुछ मेंबर्स जैसे कि बैक्टीरिया थे वो अब मोनेरा में चले गए हैं, और जो कि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर जिनमें सेल वॉल थी उनको प्रोटिस्टा के अंदर ही डाल दिया गया है। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो आज वो क्या एल्गी है क्या? नहीं भैया, वो तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया है। आर नॉट एन एल्गी एनी मोर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटी। ये 5 डिविजन्स जो है इनको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन के बारे में, तो शुरुआत के जो क्लासिफिकेशन थे उनमें पहला आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था? देखो, द अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड द शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। ये जो क्लासिफिकेशन था ना, इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया किस बेस पर, उनकी लीव्स कैसी हैं, लीव्स के नंबर कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहर बाहर से वो दिख कैसा रहा है, ठीक है, हैबिट कहां रह रहा है, इन सब के बेस पर, यानी कि बेस ये सारे थे। ठीक है,
दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। सीधी सी बात है, शेप ऑफ लीव्स, नंबर, कलर, सुपरफिशियल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये सब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ मेल और फीमेल की बात कहाँ आई, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, सेक्सुअल कैरेक्टर एक भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ एक सिर्फ एक एंड्रोशियम जो था वो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो थी वो उन्होंने ली थी एज अ बेस, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी नहीं था सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो कि उन्होंने बेस के तौर पर ली हो, ठीक है, जो कि लीनियस ने दिया हुआ था, वो भी एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। सही बात है, जब कोई अलग अलग स्ट्रक्चर ली जाती है, ठीक है, जैसे लीफ ले ली, उसके बाद में एंड्रोशियम ले लिया, कुछ थोड़े बहुत अगर कैरेक्टर लिए जाते हैं और उनके बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई भी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती है वो भी अलग हो जाती है, क्योंकि हो सकता है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कहीं किसी दूसरे के साथ में ज्यादा सिमिलैरिटी दिखा रही हो, तो इतनी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होने के बाद भी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया जाता है, क्योंकि एक अच्छी बात नहीं है। Also, the artificial system gave equal weightage of the vegetative and the sexual characteristics। ये भी तो कितनी गलत बात है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एंड्रोशियम, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लीव्स, इन दोनों को इक्वल वेटेज दिया। क्यों भैया? सेक्सुअल कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेजिटेटिव कैरेक्टर। This is not acceptable since we know that often the vegetative characteristics are more easily affected by the environment। सीधी सी बात है, एनवायरमेंट में चेंज आएगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर तो चेंज भी हो सकते हैं, लीव का शेप, हैबिटेट, ये सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत रेयरली चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहां ये चीज गलत थी। नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन natural affinities among the organisms and they consider not only the external features but also the internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry etc। इन्होंने क्या किया था, सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया था इस तरह के क्लासिफिकेशन के अंदर, बल्कि अंदर की जो स्ट्रक्चर थी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब पर भी काम किया था और ये सारे बेस के तौर पर लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए। सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बैंथम एंड डाल्टन हुकर। इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम क्योंकि यहाँ नीट में इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उन्होंने सीधा सीधा पूछा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसने दिया था, बैंथम और हुकर ने दिया था। इसकी खास बात क्या थी, इन्होंने सारे कैरेक्टर्स जो थे उनको इक्वल वेटेज नहीं दिया था, बाकी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो थे उनको ज्यादा वेटेज दिया था, ठीक है। और दूसरी स्ट्रक्चर जो जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी स्ट्रक्चर जो थी उनके ऊपर भी काम किया और उनको भी एज अ बेस लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक का मतलब पता है क्या होता है? फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि हम जिस भी प्लांट की या जिस भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, उसका एंसेस्टर क्या है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, वहां से लेकर के अब तक की जर्नी जो है वो सब जानना चाहते हैं। तो क्या है, देखो, एट प्रेजेंट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। करेक्ट? This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। सही बात है, सेम टैक्सा यानी एक ही पोजीशन पर आने वाले कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, इसका मतलब उनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे। सही बात ही तो है, अगर वो सेम टैक्सा पर आ रहे हैं इसका मतलब वो इतनी सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का ओरिजिन सेम भी होना चाहिए। करेक्ट? उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? देखो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी व्हिच इज नाउ इजीली कैरिड आउट द यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड टू द ऑब्जर्वेशन on all observable characteristics। ठीक है, the number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed। अब देख बात सुनो, ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर बेस्ड चीजें देखी थी। हर एक कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, कोड दे देते हैं। आपको पता है ना, कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, 0-1 कोड वाली लैंग्वेज पे काम करता है। तो हर एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, हम एक कोड दे देते हैं। हर एक कैरेक्टर को जब एक कोड दिया जाता है, उसके बाद जब कोई भी नई स्पीशीज डिस्कवर होगी तो हम देखेंगे कि भैया इसके अंदर क्या कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का कोड हमारे पास फीड है क्या, तो हम वो कोड डालेंगे, सीधा उसका कैरेक्टर सामने आ जाएगा हमारी बॉडी, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखते हैं कि इसका कैरेक्टर जो है और उस नए प्लांट का कैरेक्टर जो है वो कितना सिमिलर है। तो इससे क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन टू द इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड।
हर एक कैरेक्टर के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है और एक ही टाइम पर कई सारे कैरेक्टर यहाँ पर कंसिडर किए जा सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी वर्ड आता है सेल के लिए, based on cytological information like chromosome number, structure, behavior and the chemotaxonomy that uses the chemical constituents of the plant to resolve the confusions are also used by the taxonomists in these days. Cytotaxonomy में सेल की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, सेल का बिहेवियर कैसा है, वो सब। इसके अलावा कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो वर्ड ही आता है केमिकल के लिए कि प्लांट्स के अंदर किस किस तरह के केमिकल्स बन रहे हैं, किस तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीजें भी एज बतौर बेस के तौर पर आजकल जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एल्गी के बारे में। अगर मैं बात करूं एल्गी क्या है, तो आपने कई बार तालाब के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखी होगी, जो कई बार हमारे नाली के आसपास है ना, जो जहां पर पानी जमा होता है उसके आसपास भी देखी जाती है। ये होती है एल्गीज। एल्गीज जो है वो सबसे लेस एडवांस्ड प्लांट्स है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एवोल्यूशन के टाइम पर जब प्लांट्स का ओरिजिन हुआ था तो सबसे पहले एल्गीज बने थे, क्योंकि आपको पता है जो लाइफ है उसका ओरिजिन कहां हुआ था, वाटर में हुआ था, और एल्गीज भी मोस्ट ऑफ द एल्गीज जो है वो वाटर में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि सबसे लेस एडवांस प्लांट्स है। उसके बाद आगे और एडवांस प्लांट्स बनते गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पीछे की तरफ कुछ ग्रीन एल्गीज दिखा रखी है और कुछ रेड एल्गीज दिखा रखी है। पता है एल्गीज जो है उनके कलर यानी पिगमेंट्स के बेस पर वो तीन तरह की होती है, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी, और ब्राउन एल्गीज भी होती है जिन्हें फियोफाइसी कहा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में, फिर हम एक एक करके इनकी क्लासेस जो हैं वो भी देखेंगे। ठीक, अगर बात करूं मैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, एल्गीज के बारे में, देन एल्गीज आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगी। सिंपल है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होती है। सुनो, थैलॉइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? थैलॉइड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रूट, स्टेम एंड लीफ जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती है, ये डिफरेंशिएट नहीं होते रूट, स्टेम और लीफ जैसी स्ट्रक्चर में, इसलिए इन्हें थैलॉइड बोलते हैं। ऑटोट्रॉफी क्या मतलब? फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड लार्जली एक्वेटिक, ज्यादातर कहां मिलेगी? एक्वेटिक, पानी में मिलेगी, बोथ फ्रेश वाटर में भी मिलती है और मैराइन वाटर में भी मिलती है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, यानी इसके बाद और भी कई सारे अलग अलग हैबिटेट्स में रहती हैं वो। मॉइस्ट स्टोन यानी गीले पत्थर जो होते हैं उन जगहों पर, सॉइल्स एंड द वुड। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, इसको हम लाइकेन बोलते हैं। कई बार क्या होता है, लाइकेन्स जो होते हैं वो कब बनेंगे? कुछ एल्गी, सुनो, एल्गी प्लस फंगी, इनका जो एसोसिएशन होता है, ये जब एक साथ में मिलकर रहती है तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। तो क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और म्यूचुअल स्टिक है। म्यूचुअल स्टिक का मतलब ये होता है कि दोनों को फायदा पहुंचता है। एल्गी फंगस को फायदा देती है, फंगस एल्गी को फायदा देती है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ये एनिमल्स के ऊपर भी मिलती है, जैसे ऑन स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर जो है वो जनरली पेड़ों पर रहने वाला जो है वो एक बियर की स्पीशीज होती है। उसके बालों के ऊपर क्या होती है? एल्गीज ग्रो करने लगती है। हालांकि एल्गी का उससे न्यूट्रिशन को लेकर के कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए उसको लाइट चाहिए होती है, तो उसके लिए वो उसकी पीठ के ऊपर, उसके बालों के ऊपर ग्रो करने लगती है। ठीक, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, फॉर्म और साइज जो होती है वो अलग अलग होती है, बहुत वेरिएबल होती है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो होती है वो कॉलोनियल फॉर्म में रहती है, यानी कॉलोनी बना करके रहती है, वो सिंगल नहीं रहती। देखो अभी पीछे की तरफ हमने जो देखा था ना, ये वॉल्वॉक्स है, ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनीज है। ठीक है ना, एंड द फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस का मतलब होता है लंबे लंबे धागे के फॉर्म में मिलती है, जस्ट लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा कैसे मिलती है? स्पाइरल फॉर्म में, मतलब सॉरी, फाइब्रस फॉर्म में मिलती है, लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं, इनके फॉर्म में मिलती है। आपको पता है जितनी भी एल्गीज होती हैं सारी की सारी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। और देखिए जनरल कैरेक्टर क्या है? अ फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म अ मैसिव प्लांट बॉडीज। कैल्प्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे
एल्गीज होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अप्रॉक्स कितनी हो सकती है इनकी बॉडी? 100 मीटर्स तक बड़ी हो सकती है। मैसिव प्लांट बॉडी का मतलब बहुत बड़ी हो सकती है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव मेथड क्या होता है? जिसमें प्लांट की बॉडी से ही नई बॉडी बन जाती है, जैसे प्लांट टूट गया उससे नई बॉडी बन गई। एसेक्सुअल में क्या होता है? कुछ स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स जो होंगे वो आगे जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनाएंगे। और सेक्सुअल मेथड्स में क्या होता है? गैमिट्स बनते हैं, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। देन ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस। हर एक फ्रेगमेंट से क्या बनेगा? थैलस बन जाएगा। थैलस का मतलब होता है नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो जैसे देखो एक फिलामेंट है, इस फिलामेंट ने 2-3 टुकड़े कर दिए, 2-3 टुकड़ों से नया फंगस, सॉरी नया एल्गी जो है वो बन सकता है, ठीक है ना। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the juice spores. Asexual reproduction कैसा होता है? अलग अलग तरह के स्पोर्स से होता है, जो जूस स्पोर्स हो सकते हैं, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है। एक्चुअली क्या होता है? जूस स्पोर जो होंगे वो मोटाइल होते हैं, मतलब वो चलते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला होता है। दे आर फ्लैजिलेटेड, यानी ये मोटाइल है। ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। जर्मिनेशन के बाद में ये नए प्लांट्स को जन्म दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। 2 गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। हाँ, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं दोनों और सिमिलर हो सकते हैं साइज के अंदर, जैसे यूलोथ्रिक्स, क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। और नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, फ्लैजिला भी नहीं है इसलिए वो चलते भी नहीं है, लेकिन सेम है स्ट्रक्चर में, ठीक है, बट दे आर सिमिलर इन साइज, दैट इज स्पायरोगायरा। देखो ये रहे आइसोगैमेट्स। देखो आप इनको देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है? नहीं लगा सकते पता। तो ये आइसोगैमेट्स है, वही सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैम्स। इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है आइसोगैमस है। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज as in species of Udorina is termed as anisogamous। ये उडोरिना नई एंट्री मारी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, जिसमें क्या है? देखो यहाँ साइज जो है वो अलग अलग है, लेकिन इनकी शेप लगभग सिमिलर है ना। इसे बोलते हैं, ये कैसा है? एनाइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल को स्टैटिक बोला है, मतलब एक तरीके से स्टेबल रहेगा, फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड oogamous। एग्जांपल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। तो यहां देखो एक बड़ा सा फीमेल गैमेट जो चलता नहीं है क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं है, और एक छोटा मेल गैमेट, बड़ा फीमेल गैमेट, छोटा मेल गैमेट चलेगा क्योंकि इसमें फ्लैजिला है। तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, उसको बोलते हैं ये oogamous। यानी दोनों शेप भी अलग है, दोनों का साइज भी अलग है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की बात करते हैं कि एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या है भैया, एल्गी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, नेचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, उसकी बात करते हैं। एल्गीज आर यूजफुल टू मैन इन द वैरायटी ऑफ वेज, यानी कई तरीके से ये इंसानों के लिए बेनिफिशियल है। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। आपको पता है एल्गीज जो है वो समुद्रों में यानी ओशंस में इतनी ज्यादा फैली हुई है कि वो कई कई किलोमीटर तक दिखाई देती है, और वो फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छा खासा करती है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गीज करती हैं शायद ही कोई और करता होगा। ये एल्गीज अकेली पूरे टोटल वर्ल्ड का 50% के अराउंड फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? ये फिक्स कर देती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बहुत बड़ी बात है ये। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। अब सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस करेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन रिलीज करती है। ऑक्सीजन रिलीज करेंगी तो उसके बाद क्या होगा? तो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है इनका, यानी कि वाटर है, आसपास वाटर में रहूंगी मोस्टली, तो पानी के अंदर क्या करेंगी? ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट जो होगी वो बढ़ा देगी, और उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करेंगे ओशन के अंदर या मैराइन के अंदर रहने वाले फिशेस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे आर द paramount importance of the primary producers of energy rich compounds which form the basis of the food cycles in all aquatic animals।
ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए फूड की तरह भी काम करती हैं, यानी कि एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बहुत सारे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर्बीवोरस हैं वो उनको खा करके एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, मैनी स्पीशीज ऑफ द पोरफायरा, ओके, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम्स आर अमॉन्ग 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गीज यूज्ड एज अ फूड। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम जैसी 70 स्पीशीज जो कि समुद्रों में रहती है वो एज अ फूड के तौर पर यूज ली जा सकती है, इवन इंसानों के द्वारा भी। अगर मैं बात करूं और इंपॉर्टेंस की, द सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गीज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, यानी जिनके अंदर वाटर जो है वो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, जो पानी एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोकोलाइड्स। क्या करेंगे फिर? जैसे एल्जीन है जो ब्राउन एल्गी से मिलता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड कैरागिन है जो रेड एल्गी से मिलता है, which are used commercially। इनका यूज मोस्टली पता है क्या होता है? इनका यूज किया जाता है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्शन के अंदर। कॉस्मेटिक सामान जो होते हैं ना, उनके अंदर इनका यूज किया जाएगा। एक होता है एगार, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है एगार, दैट आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। इसका यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, लैब के अंदर हम कुछ फंगस या कुछ बैक्टीरिया ग्रो करवाने अगर होंगे तो उसके लिए हम एगार एगार यूज लेते हैं। एगार एगार के ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, ताकि हम उनकी बहुत आसानी से स्टडी कर सकें। इसके अलावा इसका आइसक्रीम और जेली के प्रोडक्शन में भी क्या होता है, यूज में लिया जाता है इसका एगार एगार का। क्लोरेला इज अ यूनिसेल्युलर एल्गा rich in proteins and it is used as a food supplement even by the space travelers। क्लोरेला जो कि यूनिसेल्युलर एल्गी है, ठीक है, हालांकि यूनिसेल्युलर एल्गीज जो होती है ना वो एक्सेप्शनली यहाँ पर रखी गई है क्योंकि एल्गी है इसलिए हम इसमें पढ़ते हैं, अदरवाइज सिंगल सेल वाले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखते हैं। फिर भी हम यहाँ एक बार के लिए इसको पढ़ रहे हैं। क्लोरेला एल्गा जो कि प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में इसके अंदर मिलता है, वो फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज ली जाती है स्पेस ट्रैवलर्स के लिए। इसीलिए पता है क्या, जो क्लोरेला है उसे हम बोलते हैं स्पेस एल्गी। स्पेस एल्गी, द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू द 3 मेन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर की दिखाई देती है, ऐसी है ग्रीन। पियोफाइसी कैसी दिखेगी? ब्राउन। एंड रोडोफाइसी कैसे दिखती है? रेड। 3 क्लासेस। बात करते हैं फर्स्ट क्लोरोफाइसी की। देखो क्लोरोफाइसी एल्गी आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये ग्रीन एल्गी से, देखो ग्रीन एल्गी होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। क्लोरोफिल ए और बी जो होंगे मोस्टली क्या करते हैं, ग्रीन कलर देने का काम करते हैं। तो देखो द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कमर्शियली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं इनको? ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेल्युलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है और फिलामेंटस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी कि ग्रासेस के जैसी हरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो बहुत अच्छी खासे अमाउंट के अंदर मिलता है। पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन अ डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। अब एक बात सुनो, प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगी प्लांट्स के अंदर तो इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो उनके अंदर ये पिगमेंट्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड। अब क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग हो सकती है, देखो डिस्कॉइड शेप की हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, कप शेप्ड हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है और रिबन शेप्ड हो सकती है इन डिफरेंट स्पीशीज। नेक्स्ट अगर बात करूं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में क्या होता है, एक, कभी कभी एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होती है। स्टोरेज बॉडीज का मतलब जो फूड को स्टोर करेगी, जिनको क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स कहते हैं। कहां लोकेटेड होंगे? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होंगे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है,
पायरिनोइड्स कहाँ मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, कहाँ मिलते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। एंड पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। क्या मिलेगा? प्रोटीन के बाहर यहाँ पे हमें मिलेगा स्टार्च, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, और यहाँ पर कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जिनके पास में ऑयल के फॉर्म में स्टोर रहता है फूड। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल made up of an inner layer of cellulose and outer layer of the pectose। ग्रीन एल्गी यूजुअली क्या होती है? रिजिड सेल वॉल होती है, हार्ड सेल वॉल होती है। इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। तो ये ऐसे मिलती है। मान लो ये इनर लेयर है, सेलुलोज की बनी होगी, और आउटर जो है वो पेक्टोज की बनी होगी, ठीक है ना। आउटर लेयर पेक्टोज। और देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। यहां देखो एक बात सुनो, क्या बोल रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर ये बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन होगा या फॉर्मेशन होगा अलग अलग तरह के स्पोर का, ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलती है तो हमें ये चीज माननी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि जनरली हम बोलते हैं कि स्पोर्स जो होते हैं वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, लेकिन यहाँ जो एनसीईआरटी है वो ये बोल रही है कि अलग अलग तरह के स्पोर बनेंगे। हालांकि उसके बारे में उसने आगे कहीं पर भी क्लियरिफाई नहीं कर रखा है, ठीक है। Asexual reproduction is biflagellated zoospores produced in zoosporangia। अब यहां क्या होगा? Asexual reproduction में क्या होगा? Biflagellated zoospore होंगे, यानी दो फ्लैजिला वाले होंगे, जूस्पोर होंगे, ठीक है। जूस्पोर मतलब चलने वाले होंगे, और कहां बनेंगे? जूस्पोरेंजिया, एक स्पेशल तरह की साइट होती है इनके अंदर, ठीक है, या एक स्पेशल तरह की सेल कह दो जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए होते हैं, फिर वो सेल फट जाती है और सारे स्पोर बाहर निकल आते हैं, वो सेल को जूस्पोरेंजिया बोल दिया, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज अ कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल्स एंड मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। क्या बोल रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं इनके अंदर, इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स कैसी होती हैं, कहां बनती है, इसके हिसाब से ये आइसोगैमस हो सकते हैं, यानी दोनों गैमेट सेम हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, यानी सेम लेकिन साइज में बड़ा छोटा हो सकता है, और oogamous हो सकते हैं, यानी साइज और शेप दोनों ही अलग अलग। Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and the carp। यहां आपको जो नीचे दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है? नंबर फर्स्ट, ये जो है वो कॉलोनी किसकी है? वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। क्या है? वॉल्वॉक्स है। और इस तरफ जो दिखाई दे रहा है, इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई देता है यूलोथ्रिक्स, है ना। ऐसा ही सेम दिखाई देता है स्पायरोगैरा में, ना, फिलामेंटस होता है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, लेकिन ये फिलामेंट्स बने हुए हैं इसके, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ये रहती है ग्रीन एल्गी। देखो अब बात करते हैं सेकंड टाइप की एल्गी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी जो है वो कैसी एल्गी है? ब्राउन एल्गी है, ठीक है ना। ग्रीन एल्गी कौन सी होती है? जो कि ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी उनके अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो कि हायर प्लांट्स के जैसे होता है, ठीक है ना। ब्राउन एल्गी है फियोफाइसी, ठीक है। इनके अंदर कुछ अलग पिगमेंट्स होंगे जो इनको ब्राउन कलर देंगे। इनके अंदर भी क्लोरोफिल होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस तो इनके अंदर होगा ही होगा, लेकिन साथ में दूसरे और पिगमेंट्स होने के कारण इनके जो कलर शेड्स हैं वो अलग अलग तरह के दिखाई दे सकते हैं। जैसे देखो, द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्रीमियरली इन मैराइन हैबिटेट्स। मैराइन हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? जो समुद्रों में मिलते हैं मोस्टली। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनका साइज और फॉर्म जो होता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलता है। अलग अलग तरह की एल्गीज जो होती है वो बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़ी तक हो सकती हैं। बहुत बड़ी का मतलब मैं कह सकता हूं 100 मीटर तक, 100 मीटर तक की बड़ी हो सकती है वो, ठीक है ना। द रेंज फ्रॉम अ सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स जैसे एक्टोकार्पस है, टू प्रोफिजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैल्प, यानी कि एक सिंपल ब्रांच से लेकर, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस जैसे एक्टोकार्पस है उससे लेकर के बहुत बड़ी ह्यूज, ठीक है ना, कैल्प, बहुत बड़ी एल्गीज होती है कैल्प। ये वही है जो अभी मैंने बताई थी 100 मीटर्स तक बड़े हो सकते हैं, विच मे बी रिच एंड हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ठीक है ना। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन to various shades of the brown depending upon an amount of xanthophyll pigment fucoxanthine।
एक पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट के अंदर एक पिगमेंट आता है। एक्चुअली ज़ैंथोफिल्स क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल ए बी सी डी, वैसे ज़ैंथोफिल्स में भी अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं। उनका एक टाइप होता है फ्यूकोजैंथिन, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इस हिसाब से ब्राउन एल्गीज के शेड भी डिसाइडेड होते हैं, है ना। कैसे, ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन तक हो सकता है। यहाँ देखो ये कैल्प दे रखा है, ये वो है जो 100 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट बात चलिए, the protoplast contains an addition to plastid a centrally located vacuole and the nucleus। प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, प्लास्टिड होगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगी यानी बड़ी सारे वैक्यूल होगी इनके अंदर, और न्यूक्लियस होगा। The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe, and the leaf-like photosynthetic organ, the frond, and then vegetative reproduction takes place by the fragmentation। देखो अभी तो मैं बताता हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे है, फ्रेगमेंटेशन से है, मतलब एल्गी टूटेगी और उससे नई एल्गी बन जाएगी। ये ऊपर वाली जो लाइन दे रखी है ना उसकी बात करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, लीफ जैसा, स्टेम जैसा, क्योंकि बड़ी एल्गीज है ना, लीफ जैसा, स्टेम जैसा, या रूट जो होती है ना, रूट क्या करती है, ऐसे जनरली पौधे को मिट्टी में जकड़ बनाए रखने के लिए, पकड़ बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, करेक्ट ना। वैसे ही कहीं ना कहीं ये जो एल्गीज होती है कहीं अपने बेसल पार्ट से, किसी चट्टान से या किसी दूसरे पार्ट से जुड़ी हुई तो रहती है ना, उनका नाम दिया गया है अलग अलग। क्या लिखा हुआ है, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड द सबस्ट्रेटम, कोई भी सबस्ट्रेट से जुड़ी रह सकती है, बाय अ होल्ड फास्ट। देखो पीछे देखो, ये देखो होल्ड फास्ट है, यहां से क्या है, ये एल्गी जो है वो जुड़ी हुई है किसी भी सबस्ट्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप, फिर एक तने जैसा स्टॉक कुछ दिखेगा जिसको हम स्टाइप बोलते हैं, ये रहा देखो स्टाइप, ये पतली सी स्ट्रक्चर, और एक फोटोसिंथेटिकली है, कहां लिखा हुआ है, एंड द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इट इज फ्रॉन्ड। तो ये देखो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये हो जाएगी फ्रॉन्ड, ये पूरी यहां से लेकर के यहां तक की जो स्ट्रक्चर है पूरी वो फ्रॉन्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो, food is stored as a complex carbohydrates which may be in the form of laminarian और mannitol। laminarian और mannitol के फॉर्म में ये हो सकता है। क्या हो सकता है, फूड स्टोर हो सकता है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये याद रखना। इसके बाद the vegetative cells have a cellulosic cell wall usually covered on the outside by a gelatinous coating that is called algine। देखो याद है एल्जीन किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से हमने देखा था। ये क्या, इसकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और उसके बाहर की तरफ क्या मिलेगा, जैसे मान लो ये सेलुलोजिक सेल वॉल है और उसके बाहर की तरफ एक जेली जैसी कवरिंग मिलेगी, वो जेली जैसी कवरिंग जो है वो एल्जीन की कवरिंग होती है ऐसे। तो ये जेली जैसी कवरिंग क्यों मिलती है, ये कवरिंग जो होता है वो पानी में खराब होने से बचाती होगी इसको, है ना। उसके बाद देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस। आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, उगैमस तरह का हो सकता है। Union of gametes may takes place in water within the Oogonium oogamous species। जो oogamous species होती है उनके अंदर union of gametes का मतलब gametes का मिलना कहाँ हो सकता है, वाटर के अंदर हो सकता है, और या कहाँ हो सकता है, oogoनियम, मतलब जहां पर फीमेल गेमेट बनता है, मेल गेमेट वहां तक पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन वहां फीमेल पार्ट जो होता है उसके अंदर हो सकता है, या मेल और फीमेल दोनों ही कहाँ जा सकते हैं, पानी में रिलीज हो सकते हैं और पानी के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म को क्या लिखा हुआ है, पियर शेप्ड लिखा हुआ है, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इनके गैमेट्स कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से, और इनके पास दो फ्लैजिला होता है लेटरली और साइड में अटैच्ड होते हैं, एक बड़ा होता है और छोटा होता है। तो कॉमन फॉर्म्स कौन कौन सी है, एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लैमिनेरिया है और सार्गेसम है और फ्यूकस है, ठीक है। ये एल्गीज हैं, ब्राउन एल्गीज। चले आगे, देखो यहां ब्राउन एल्गीज जो है उनके कुछ कॉमन फीचर्स को मैंने एक टेबल के फॉर्म में बताया है। देखो क्या क्या है वो हमने अभी जो पढ़ा, हम बस उसी की समरी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ब्राउन एल्गी जिसको फियोफाइसी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं हैबिटेट कैसा है उसका, मैराइन है, जनरली समुद्रों में मिलेगी, फ्रेश वाटर में नहीं मिलती है। दूसरा, सेल वॉल कैसी है, सेलुलोजिक है इनर वॉल, और एल्जिन जो होता है उसका आउटर लेयर बनाती है, ठीक है। उसके बाद बॉडी फॉर्म कैसी है, ब्रांच्ड और फिलामेंटस है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके ऊपर तीन चीजें होती है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। ये रूट के जैसे काम करता है, ये स्टेम के जैसे, और ये फोटोसिंथेटिकली लीफ के जैसे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है इनके अंदर। कैरोटिनॉइड्स मिलेंगे, फ्यूकोजैंथिन मिलेगा और ज़ैंथोफिल मिलेगा, ये सारे पिगमेंट्स इनके अंदर मिलते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है।
स्टोर्ड फूड लैमिनेरियन और मैनिटोल क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इस फॉर्म में इनके अंदर फूड स्टोर हो सकता है। ये हमने उसकी समरी कर ली। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की एल्गी के बारे में, दैट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी एल्गीज जो होती है उनको क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं जनरली, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, ठीक है, इनको रेड एल्गी बोलते हैं बिकॉज दे आर प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट R-phycoerythrin इन देयर बॉडी। एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो सबसे ज्यादा मिलता है उनके अंदर, R-phycoerythrin, जो कि उनकी बॉडी के अंदर मिलेगा, और इसलिए यहां पर इसे रेड एल्गी बोला जाता है। Majority of the red algae are marine with greater concentrations found in the warmer areas। कहाँ मिलते हैं ये मोस्टली, वार्मर एरियाज जो होते हैं ना सी के अंदर, जो जहां पर एक तो क्या होता है पानी जहां पर ठंडा होता है, एक होता है पानी गर्म, ठीक है ना, जहां गर्म पानी मिलेगा ना वहां पर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी मिलते हैं जो कि ओशंस के अंदर होते हैं, तो वहां के आसपास का पानी क्या होता है गर्म हो जाता है, तो उन जगहों पर भी ये ज्यादा मिल सकते हैं। दे अकर इन बोथ well lighted regions and close to the surface of water and also get the depth in oceans where the relatively little light penetrates। तो ये उन जगहों पर भी मिलती है जहां पर लाइट अच्छी खासी है, इवन ये कहता है उन जगहों पर भी ये एल्गीज मिलती है जहां पर लाइट थोड़ी कम कम होती है, या सिर्फ जहां तक सिर्फ रेड लाइट ही पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट जो होती है उसका जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करते हुए सिर्फ रेड लाइट ही डीप तक पहुंच पाती है, तो वहां तक भी मिलती है। पोरफायरा दे रखा है, देखो ये एक रेड एल्गी है, ये उसका फ्रॉन्ड है। इसके बाद द रेड थैली ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। मोस्ट ऑफ एल्गीज क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती है। सम ऑफ देम हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसमें से कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये देखा क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर है दो चीजों से। पहला एमाइलोपेक्टिन, देखो एमाइलोपेक्टिन पता है क्या है, एमाइलोपेक्टिन वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टोर्ड फूड के फॉर्म में मिलता है प्लांट्स के अंदर, एंड ग्लाइकोजन वो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है जो मिलता है एनिमल्स के अंदर। तो ये उन दोनों के साथ सिमिलरिटी दिखाता है कौन, फ्लोरिडियन स्टार्च। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। रेड एल्गी कैसे करती है, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है। द रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल स्पर्म्स एंड यूजुअली बाय द नॉन मोटाइल, ठीक है, एंड सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमिट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैमिट्स हो जाएगा। तो इनके अंदर है ना कहीं पर भी, ना तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कहीं पर भी फ्लैजिला नहीं मिलते, ना इनके स्पोर्स में फ्लैजिला होते हैं और ना इनके गैमेट्स में फ्लैजिला होते हैं, तो दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, oogamous होगा, एंड accompanied by a complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और इनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। हालांकि एल्गीज ऐसी होती है जिनमें कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनता। उसके बाद जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद सेल डिवीजन चालू हो जाता है, सेल डिवीजन के बाद सीधा ही क्या बनता है, बॉडी बननी चालू हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे इनके अंदर क्या होता है, यूजुअली गैमेट्स जो होते हैं वो यहां पर क्या करेंगे, मिलेंगे तो एक 2n स्ट्रक्चर बनेगी। एल्गीज में ऐसा नहीं होता, जाइगोट से सीधा डेवलपमेंट। इनमें क्या होता है, एल्गीज से आगे चल करके मियोसिस होगा, मियोसिस होकर के स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर जर्मिनेशन होगा, या मैं माइटोसिस कह सकता हूं। जर्मिनेशन और माइटोसिस यहां पर एक ही सिमिलर वर्ड्स हैं। माइटोसिस होगा या जर्मिनेशन होगा तब जाकर के क्या बननी स्टार्ट होती है, बॉडी बननी स्टार्ट होती है इनकी, ठीक है। तो इनके अंदर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो डेवलपमेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद देखा जाता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया। कॉमन मेंबर्स कौन से है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जांपल्स है। देखो यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया दिया हुआ है जो कि रेड एल्गी है। इसमें देखो जैसे ये मेन एक्सिस दे रखी है, बताओ ये प्लांट्स के जैसे ही चीजें शो कर रहे हैं, लेकिन है ये एल्गी, मेन एक्सिस है, और यहाँ देखो इसकी ब्रांचेस और बन गई है ना। देखो रेड एल्गी के बारे में बात करते हैं, मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है और वो भी नॉन मोटाइल गैमेट से होता है। फिर फोटोसिंथेटिक है, पिगमेंट R-phycoerythrin के कारण,
स्टोर्ड फूड कैसा होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। फाउंड इन वार्मर एंड शैलोअर और डीपर मैराइन एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ, है ना। अब देखो यहाँ पर जो 3 हमने क्लासेस देखी हैं एल्गी की, के बारे में यहाँ पर एक एनसीईआरटी ने टेबल दे रखी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लासेस है कैसी, क्लोरोफाइसी, क्या बोलेंगे जनरली, ग्रीन एल्गी बोलेंगे। क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए और बी इनके अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। स्टोर्ड फूड कैसा है, स्टार्च के फॉर्म में, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस, पोजीशन ऑफ इंसर्शंस 2 to 8 इक्वल एपिकल, यानी 2 से 8 फ्लैजिला मिलेंगे, या तो इक्वल हो सकता है और एपिकल जुड़े हुए, एपिकल का मतलब सबसे ऊपर की तरफ जुड़े हुए हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में मिलेगी, ब्रैकिश वाटर में मिलेगी। ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है, और सॉल्टी वाटर में मिलेगी। देखो ब्रैकिश वाटर वो होता है जो कि जिसके अंदर सॉल्ट मिलेगा, लेकिन वो समुद्र में मिलने वाला जो पानी होता है ना, उसमें जो सॉल्ट होता है ना, उससे थोड़ा सा कम सॉल्टी होगा। मतलब फ्रेश वाटर से थोड़ा सा सॉल्टी और समुद्र वाले यानी सी वाटर से थोड़ा सा कम सॉल्टी, तो उनके जो दोनों के बीच वाला होता है ना, उससे ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है। अब फियोफाइसी, अगर मैं बात करूं, फियोफाइसी क्या होती है, ब्राउन एल्गी होती है। इसमें मिलेगा क्लोरोफिल ए और सी मिलेगा, और क्या मिलता है, फ्यूकोजैंथीन, जो इसको ब्राउन कलर देता है। स्टोर्ड फूड कैसा होगा, मैनिटॉल और लैमिनेरियन के फॉर्म में होगा। सेल वॉल कैसी होगी, सेलुलोज की बनी होती है और एल्जिन की कवरिंग मिलती है इनके ऊपर। ठीक है। फ्लैजिला अगर मैं बात करूं, 2 होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल लगे हुए होंगे। कहां मिलेगी, फ्रेश वाटर में रेयरली मिलेगी, ब्रैकिश वाटर में मिल सकती है और सॉल्टी वाटर में मिल सकती है। रोडोफाइसी, रेड एल्गी बोलते हैं इसको। क्लोरोफिल ए और डी यहां पर सबसे ज्यादा मिलता है इनके अंदर। ठीक है। आर फाइकोएरिथ्रिन जो होगा उसको रेड कलर देगा। स्टोर्ड फूड कैसा होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होगा। सेल वॉल सेलुलोज की, पैक्टीन की और पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये देखो पानी दे रखा थ्योरी के अंदर, इस जगह पे दे रखा है पॉलीसल्फेट एस्टर। कल से क्वेश्चन आ जाए तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्लैजिला कहीं भी नहीं है, देखो फ्लैजिला एब्सेंट है। और फ्रेश वाटर में कभी कुछ कुछ फ्रेश वाटर में मिलेगी, ब्रैकिश वाटर में मिल सकती है और सॉल्टी वाटर में मिलेगी मोस्ट। अगर आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसी एल्गी जिसके अंदर फ्लैजिला कहीं भी नहीं मिलते, तो आप आंसर दोगे रेड एल्गी। अगर आपको ऐसा बोला जाए एक ऐसी एल्गी जो कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगी, दैट इज ब्राउन एल्गी, है ना। क्योंकि देखो उसने बोला फ्रेश वाटर में रेयर है, बहुत रेयर है। एनसीईआरटी तो लिखती है कि वो मोस्टली उन्हीं में मिलती है जो कि मैराइन वाटर है, बाकी सब तो फ्रेश वाटर में मिल सकती है, फ्रेश वाटर में मिल सकती है, ये रेयर है, तो बहुत ही कम मिलती है, ना के बराबर मान लो आप, ब्राउन एल्गी तो नहीं मिलती। ठीक है। यहां ये कंप्लीट होती है एल्गी, ठीक है ना। एल्गी कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट के बारे में, ठीक है ना। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एल्गी से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में बात करेंगे, उनकी बॉडी कैसी होती है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उनके अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। अब तक का जितना भी एल्गी पढ़ाया है, अगर उसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं ब्रायोफाइट की नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।